हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम करेंगे आईआईटी जेईई 2022 मेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से कंसीडर एन इमेजिनरी आयन X3 माइनस द न्यूक्लियस कंटेन्स A% मोर न्यूट्रॉन्स देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन। द वैल्यू ऑफ A इज, आपको आंसर देना है नियरेस्ट इंटीजर पर, और जो X है उसका एटॉमिक नंबर 22 और मास नंबर 48 गिवन है। क्योंकि चार्ज है इस पर 3 माइनस और एटॉमिक नंबर है 22, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 3। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 22, 3 प्लस करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 25। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। Number of neutrons will be equal to 48 minus 22, that is 26. अब क्वेश्चन में कहा गया है कि A% ज्यादा न्यूट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन से, सिर्फ एक न्यूट्रॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से और वो है A%। तो बस इसको इक्वेट कर लेते हैं। परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 26 माइनस 25, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 25, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, परसेंटेज आ जाएगी एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स की, और वो गिवन है ए के। तो ए की वैल्यू हो गई 4, आपका आंसर हुआ 4। If the radius of the third Bohr's orbit of hydrogen atom is r3 and the radius of fourth Bohr's orbit is r4, then 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। अब आपको पता है किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए रेडियस के लिए रिलेशनशिप होती है r इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन z, जहां पर r है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियस, r नॉट है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, n उस ऑर्बिट का नंबर जिसका रेडियस आप कैलकुलेट कर रहे हैं, और z हुआ एटॉमिक नंबर ऑफ दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब अगर हम बात हाइड्रोजन के लिए कर लें तो उसके लिए z की वैल्यू 1 होगी। वो वैल्यू 1 पुट कर देते हैं और थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट के लिए रिलेशनशिप्स देख लेते हैं क्या होगी। तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस होगा r नॉट इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 1, सो r नॉट विल बी इक्वल टू r3 अपॉन 9। फोर्थ ऑर्बिट के लिए रिलेशनशिप देखें तो r4 विल बी इक्वल टू r नॉट इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 1। इस इक्वेशन में पहली इक्वेशन से r नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा r4 इक्वल टू r3 अपॉन 9 इंटू 16। सो r4 इक्वल टू 16 अपॉन 9 r3, ये रिलेशनशिप मिल गई आपको। योर करेक्ट आंसर इज बी। The wavelength of an electron and a neutron will become equal when the velocity of the electron is x times the velocity of neutron. The value of x is nearest integer पर आंसर देना है। आपको इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का मास वैसे पता है पर क्वेश्चन में गिवन भी है। आपको वेवलेंथ की रिलेशनशिप तो पता ही है, वेवलेंथ होती है h अपॉन m v, यहाँ v है वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए ये रिलेशनशिप लिख लेते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में कहा गया है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होगी, जबकि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन x टाइम्स है वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन के। इनके लिए भी दो छोटी छोटी इक्वेशंस बना लेते हैं। अब वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, वहां से आपको रिलेशनशिप मिल जाएगी मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। और इस इक्वेशन से आप ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू है x। अब क्योंकि आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज पता हैं, वो वैल्यूज पुट करें
x की वैल्यू मिल जाएगी। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 होगा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 होगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू मिलेगी 0.1758 इंटू 10 टू द पावर 4। नियरेस्ट इंटीजर पर आंसर देना है। योर आंसर इज 1758। The energy of 1 mole of photons of radiation of wavelength 300 nanometer is। 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। आसान सा क्वेश्चन है। एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स, फॉर्मूला आपको पता ही है, NhC अपॉन लैम्डा होता है, जहां n है नंबर ऑफ फोटॉन्स। यहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स है 1 मोल यानी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। बस सभी वैल्यूज पुट करें, आपको आंसर मिल जाएगा। n की वैल्यू होगी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। HC आपको पता है, वेवलेंथ क्वेश्चन में गिवन है 300 नैनोमीटर। इस 300 नैनोमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं मीटर्स में, तो 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स आ जाएगा। सॉल्व करें, आपको वैल्यू मिल जाएगी 39.91 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल्स पर मोल। जो ऑप्शंस हैं वो किलो जूल पर मोल में है, इसलिए आप इसको कन्वर्ट कर लें किलो जूल पर मोल में, तो आपको आंसर मिला 399 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। Outermost electronic configurations of 4 elements A, B, C, D are given below। आपको 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस गिवन हैं। A 3s2, B 3s2 3p1, C is 3s2 3p3 and D is 3s2 3p4। The correct order of first ionization enthalpy for them is। अब 4 ऑप्शंस हैं, आपको उसमें से आयनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो अगर हम ये चारों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें ए बी सी डी के, तो हम ये देख रहे हैं कि ये थर्ड पीरियड में लेफ्ट से राइट चलते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती चली जाती है। तो उस हिसाब से देखें तो ऑर्डर होना चाहिए ए से ज्यादा बी और बी से ज्यादा सी और सी से ज्यादा डी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बीच में जो हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, वो ज्यादा स्टेबिलिटी की वजह से उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली नेबरिंग एलिमेंट से ज्यादा हो जाती है। इस वजह से ए की आयनाइजेशन एंथैल्पी बी से ज्यादा हो जाएगी और सी की आयनाइजेशन एंथैल्पी डी से ज्यादा हो जाएगी। अब आपको जो करेक्ट ऑर्डर मिलेगा वो मिलेगा C is greater than D is greater than A is greater than B। तो आंसर हुआ B। The pair in which ions are isoelectronic with aluminium 3+ is। अब यहां आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हर एक में एक एक आयंस का पेयर गिवन है और वो पेयर एल्यूमिनियम 3+ के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं ये बताना है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हुआ कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अगर वो दोनों एल्यूमिनियम 3+ के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं तो उन्हें आपस में भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखें ए और बी तो बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो आपस में ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि एल्यूमिनियम 3+ के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखना है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 और एल्यूमिनियम 3+ में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। तो हमें ऐसे स्पीसीज चाहिए जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक ऐसी है कि हमें ऐसा नेगेटिव आयन चुनना चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर 10 से कम हो, ताकि जब हम नेगेटिव आयन बनाएं तो और इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो सके। तो 10 से कम। अब अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो इसका जो नेगेटिव आयन है सल्फर,
उसका एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा है। सिर्फ O2 माइनस एक ऐसा नेगेटिव आयन है जिसका एटॉमिक नंबर 10 से कम है। देख लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, O2 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, मैग्नीशियम 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। When the excited electron of a hydrogen atom from n equal to 5 drops to the ground state, the maximum number of emission lines observed are। अब आपको बताना है कि जब फिफ्थ शेल से फर्स्ट शेल पर इलेक्ट्रॉन आएगा तब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस होंगी स्पेक्ट्रम में वो कितनी होंगी। ग्राउंड स्टेट का मतलब हुआ हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट शेल। हम फॉर्मूला देख लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस के लिए। फॉर्मूला होगा N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहां पर N2 है 5 और N1 है ग्राउंड स्टेट यानी 1। बस अब इसमें कुछ बचा ही नहीं। N2 की वैल्यू रखो, N1 की वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो, आंसर मिल जाएगा और वो आंसर है 10। The longest wavelength of light that can be used for the ionization of lithium atom in its ground state is x into 10 to the power minus 8 meters. The value of x is, आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है वैसे कि जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग वो होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर अप्लाई, जबकि यहां पर बात लिथियम 2 प्लस आयन की नहीं की गई है, यहां पर बात की गई है लिथियम एटम की। अगर बात करते लिथियम 2 प्लस आयन की तब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता, पर लिथियम एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं होता है, उसमें होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है 3। पर हम एज्यूम कर लेते हैं यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं वो एप्लीकेबल होगा लिथियम एटम पर भी और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का हुआ 1s2 2s1। अब अगर हम लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में है, जो इलेक्ट्रॉन हम बाहर करेंगे वो सेकेंड शेल से निकलेगा, तो लिथियम एटम के सेकेंड शेल की एनर्जी हो जाएगी हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय z² अपॉन n²। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है -2.2 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल्स। वो सभी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी -2.2 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। अब ये आपको पता ही है कि एनर्जी होती है hc अपॉन लैम्डा। एनर्जी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, यहां से वेवलेंथ कैलकुलेट की जा सकती है h और c की वैल्यूज पुट करते हुए। वेवलेंथ आपको मिल जाएगी 4 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर्स, और जो वेवलेंथ है वो x इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर्स कही गई थी, तो इसका मतलब x की वैल्यू हुई 4। If the wavelength for an electron emitted from hydrogen atom is 3.3 into 10 to the power -10 meters, then energy absorbed by the electron in its ground state compared to minimum energy required for its escape from the atom is dash times। अब एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है हाइड्रोजन एटम से और उसकी वेवलेंथ गिवन है। जब एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो दो तरह से यूज होगी। कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी उस इलेक्ट्रॉन को शेल से बाहर निकालने में, जिसे हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, और बाकी बची हुई एनर्जी उस एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड विल बी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस
काइनेटिक एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम की हमें पता ही है, वो हम बाद में बात करते हैं। पहले देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए वेवलेंथ हमें गिवन है 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। फॉर्मूला यूज करेंगे लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी। यहां से एम वी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। h आपको पता है, वेवलेंथ गिवन है, ये वैल्यूज पुट करें, आपको एम वी की वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 kg मीटर पर सेकेंड। क्योंकि अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं हाफ एम वी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। एम वी की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर चुके हैं, वो पुट कर दें। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है और क्वेश्चन में दिया हुआ भी है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। वो वैल्यूज पुट करें। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको मिल गई 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स या 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की। हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी होती है 21.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। मैंने ये एग्जैक्ट वैल्यू यहां ली है, आप चाहें तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो वही वैल्यू मिल जाएगी जो काइनेटिक एनर्जी की आई 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। अब टोटल एनर्जी एब्सॉर्ब्ड हम पहले वाले फॉर्मूले में रख लेते हैं। टोटल एनर्जी एब्सॉर्ब्ड विल बी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी 21.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स है, और काइनेटिक एनर्जी आपने अभी कैलकुलेट की 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स है। टोटल हुई 43.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। आपसे कहा गया है टोटल एनर्जी जो एब्सॉर्ब की इलेक्ट्रॉन ने, वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी के कितने टाइम्स है। आयनाइजेशन एनर्जी है 21.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स, और जो टोटल एनर्जी एब्सॉर्ब की गई है वो है 43.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स, जो कि है 2 टाइम्स आयनाइजेशन एनर्जी के। तो आपका आंसर हुआ 2। If the work function of a metal is 6.63 into 10 to the power minus 19 joules, the maximum wavelength of the photon required to remove a photoelectron from the metal is। आंसर नैनोमीटर में देना है और नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। वर्क फंक्शन गिवन है, जूल्स में वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। अब वर्क फंक्शन होता है वो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, और वेवलेंथ क्योंकि एनर्जी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो अगर एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो वर्क फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ हमें मिलेगी वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी जो फोटॉन में चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मेटल सरफेस से। तो बस ये फॉर्मूला पुट करें, W नॉट इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। W नॉट आपको गिवन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कैलकुलेट कर लें। आसान सा क्वेश्चन है, वैल्यूज पुट करें। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर्स, पर क्योंकि आपको आंसर नैनोमीटर्स में देना है तो इसलिए आपका आंसर होगा 300 nanometers. The minimum energy that must be possessed by photons in order to produce the photoelectric effect with platinum metal is। The threshold frequency of platinum is 1.3 into 10 to the power 15 per second। अब 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, और इस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वही वो मिनिमम एनर्जी होगी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, जिसे हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं। तो बस इस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है ये भी। W नॉट यानी वर्क फंक्शन या मिनिमम एनर्जी
इक्वल टू एच न्यू नॉट कह सकते हैं, जहां न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। गिवन है आपको, एच की वैल्यू पुट करें, न्यू नॉट की वैल्यू पुट करें, आपको आंसर मिल जाएगा जिसकी वैल्यू आएगी 8.58 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। आंसर होगा सी। The minimum uncertainty in the speed of an electron in an one-dimensional region of length 2a0, where a0 is equal to Bohr's radius, which is equal to 52.9 picometers, is किलोमीटर्स पर सेकेंड में आंसर देना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। अब हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है, जहां डेल्टा एक्स होती है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और लोकेशन और डेल्टा पी होती है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब मोमेंटम क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी होता है और मास एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए डेल्टा पी को हम m इंटू डेल्टा वी लिख सकते हैं। तो हमें फॉर्मूला मिला डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यहां पर डेल्टा वी है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब यहां पर हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन नहीं दी हुई, लेकिन पोजीशन गिवन है 2a0। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैसे निकालें? पहले हम ये देख लेते हैं, हमसे मिनिमम वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछी गई है। ये अगर मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। अगर हम डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी को h अपॉन 4 पाई के बराबर लेते हैं, तो डेल्टा वी अगर मिनिमम होगा तो डेल्टा एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन लोकेशन या पोजीशन क्या हो सकती है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई लेंथ मेजर करने के लिए आपसे कहा गया और वो लेंथ है एग्जैक्टली 100 मीटर्स। अगर 100 लोगों से कहा गया उसको मेजर करने के लिए, तो कोई एक्यूरेटली मेजर कर देगा, कोई 1 मीटर कम या ज्यादा कर देगा, कोई 2 मीटर कम या ज्यादा कर देगा। तो यहां पर अनसर्टेनिटी जो उसको नापने में मेजर करने में होने वाली गलती है वो होगी अनसर्टेनिटी। अब ज्यादा से ज्यादा गलती कोई कितनी कर देगा? अगर 100 मीटर लेंथ है और कोई बिल्कुल ही आलसी है तो ज्यादा से ज्यादा गलती वो 100 मीटर की कर देगा, 101 मीटर की तो नहीं कर सकता ना। ज्यादा से ज्यादा वो ये कह देगा जी ये तो 0 मीटर है, ये तो है ही नहीं यहां। तो जो सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी 100 मीटर्स। तो इसका मतलब जो वैल्यू एग्जैक्ट होती है मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, उस एग्जैक्ट वैल्यू से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकती। तो अब यहां पर क्योंकि लोकेशन 2a0 गिवन है, इसलिए मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो जाएगी 2a0। डेल्टा एक्स की वैल्यू हम ले पाएंगे 2a0। बस अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करें, डेल्टा वी आपको कैलकुलेट करना है, मिनिमम डेल्टा वी कैलकुलेट करना है, मास आपको पता है, बाकी सभी चीजें कांस्टेंट हैं। सभी वैल्यूज पुट कर दें आप। h 4 पाई, a0 आपको गिवन है 52.9 पिकोमीटर्स। पिकोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करें, 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई करें, तो डेल्टा वी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 548,273 मीटर्स पर सेकेंड। क्योंकि आंसर आपको किलोमीटर्स पर सेकेंड में चाहिए, तो यह हो जाएगा 548.273 किलोमीटर्स पर सेकेंड। और क्योंकि आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर चाहिए, इसलिए यह हो जाएगा 548 किलोमीटर्स पर सेकेंड। If the uncertainty in velocity and position of a minute particle in space are 2.4 into 10 to the power -26 meters per second and
10 to the power -7 meters respectively. The mass of the particle in grams is आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान हो गया। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को इक्वल ले सकते हैं h/4 पाई के। डेल्टा पी को लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा वी। डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है, डेल्टा वी की वैल्यू गिवन है। आप ये सभी वैल्यूज पुट कर दें तो आपको मिल जाएगी मास की वैल्यू। m आ जाएगा 21.98 ग्राम्स। तो आंसर हुआ 22। Consider the following set of quantum numbers. The number of correct sets of quantum numbers is. आपको 4 क्वांटम नंबर्स के सेट्स दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा सेट करेक्ट सेट है। A की बात करें तो उसमें n इक्वल टू 3 है और L की वैल्यू भी 3 है, जबकि L की एज़ोमिथाइल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू n-1 तक हो सकती है। इसका मतलब अगर n इक्वल टू 3 है तो L की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है, तो ये गलत हो जाता है। B देख लेते हैं। n की वैल्यू 3 दी गई है और L 2 है। n इक्वल टू 3 के लिए L की वैल्यू 2 पॉसिबल है, और क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L से +L तक होती है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2, वो भी एक पॉसिबल वैल्यू है। तो B करेक्ट है। C देख लेते हैं। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो एज़ोमिथाइल क्वांटम नंबर यानी L की 1 वैल्यू पॉसिबल वैल्यू है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज -L से +L तक हो सकती हैं, तो +1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी एक पॉसिबल वैल्यू है। C भी एक करेक्ट सेट है। ऑप्शन डी देखते हैं। इसमें फिर से A जैसा ही है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2 और उसी के बराबर है एज़ोमिथाइल क्वांटम नंबर यानी L की वैल्यू, जो कि पॉसिबल नहीं है। L की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है इस केस में। इसका मतलब 2 सेट्स ऐसे हुए जो करेक्ट है। योर आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर द ऑर्बिटल्स हैविंग फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। अब यहां पर 4 सेट दिए हुए हैं क्वांटम नंबर्स के, और उन्हें हमें एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ोमिथाइल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीनों ही दिए गए हैं। एनर्जी लेवल देखने के लिए हमें सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज़ोमिथाइल क्वांटम नंबर की वैल्यू चाहिए होती है। n प्लस l रूल देख लेते हैं पहले। अगर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एज़ोमिथाइल क्वांटम नंबर यानी n प्लस l जिसका ज्यादा हो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ऑप्शन ए देखते हैं। n प्लस l की वैल्यू होगी 3 + 0 = 3। ऑप्शन बी में n प्लस l होगा 4। ऑप्शन सी में n प्लस l विल बी इक्वल टू 4 और ऑप्शन डी में n प्लस l विल बी इक्वल टू 5। तो अब जब हमने ये चारों n प्लस l कैलकुलेट कर लिए हैं, तो हमें ये पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा एनर्जी D वाले सेट की है और सबसे कम एनर्जी A की है। तो आंसर तो वैसे मिल गया है आपको, क्योंकि ऐसा ऑप्शन सिर्फ A की है, ऑप्शन नंबर A। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि जहां पर क्वांटम नंबर्स n और l का सम बराबर है तब क्या होता है। अगर n प्लस l वैल्यू सेम होती है तो जिसका n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि B की एनर्जी ज्यादा होगी C से। तो हमें जो ऑर्डर मिलेगा वो है, तो हमारा आंसर हुआ A। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द क्वांटम नंबर्स फॉर 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उनके लिए क्वांटम नंबर्स के सेट दिए हुए हैं और इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को आपको एनर्जी लेवल के ऑर्डर में लगाना है। तो सेम मेथड यूज करेंगे जो अभी पहले क्वेश्चन में किया। किसी भी सबशेल की एनर्जी देखने के लिए हम यूज करते हैं n
प्लस एल रूल। ए में n प्लस एल की वैल्यू होगी 5, बी में n प्लस एल होगा 4, सी में n प्लस एल की वैल्यू 6 होगी और डी में n प्लस एल की वैल्यू 4 होगी। तो यहां अगर हम देखें तो जिसकी n प्लस एल ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन सी की एनर्जी सबसे ज्यादा और इलेक्ट्रॉन ए की एनर्जी उससे कम। अगर n प्लस एल बराबर होता है तो जिसका n ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। बी और डी के केस में बी का n ज्यादा है, बी के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 4 और डी के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 3, तो इसलिए बी की एनर्जी ज्यादा होगी डी से। तो करेक्ट आंसर हुआ ए। Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. तो दोनों के बेस पर यह बताना होगा कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा गलत है। Assertion A is zero orbital overlap is an out of phase overlap. तो ये तो हुई करेक्ट स्टेटमेंट। अब देख लेते हैं रीजन R. It results due to different orientation, डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ ऑर्बिटल्स। इसको देखने के लिए हम दो पिक्चर्स देख लेते हैं। पहली पिक्चर में आप देखें कि ये दोनों ऑर्बिटल्स सिमेट्रिकल नहीं हैं, एक है P और एक है S, जिसकी वजह से यहां पर जीरो ओवरलैप है। दूसरी पिक्चर देखें, यहां पर दोनों सिमेट्रिकल तो हैं, दोनों ही ऑर्बिटल्स P ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन इनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रीजन है R वो करेक्ट रीजन है असर्शन A के लिए। इट मींस ऑप्शन A इज योर करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 4p ऑर्बिटल रिस्पेक्टिवली आर। अब आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, एक करेक्ट आंसर बताना है। 4p के लिए देख लेते हैं n की वैल्यू और l की वैल्यू क्या होगी। n होगा 4 और l होगा 1। टोटल रेडियल नोड्स होती हैं n माइनस l माइनस 1। यहां पर n और l की वैल्यू पुट करें, आपको वैल्यू मिलेगी 2। तो टोटल रेडियल नोड्स हुई 2 और टोटल नोड्स होती हैं n माइनस 1। n की वैल्यू पुट करें, आंसर मिलेगा 3। टोटल नंबर ऑफ नोड्स हुई 3। तो ऑप्शन A is your correct answer. Which of the following is the correct plot for the probability density psi square as a function of distance r of the electron from the nucleus for 2s orbital? अब अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होती हैं n माइनस l माइनस 1। 2s के लिए n की वैल्यू है 2, l की वैल्यू है 0। अगर n और l की वैल्यूज पुट करें तो हमें मिल जाएंगी टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इक्वल टू 1 और साई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इसलिए अगर आप यहां देखें तो एक नेगेटिव वैल्यू मिलती है सी ऑप्शन में, इसलिए ये तो करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। बाकी तीन में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिली है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में यहां देखें आप, एक रेडियल नोड मिलती है, इसलिए करेक्ट आंसर हुआ बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? यहां आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और ये देखना है कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज आर्गन 3d5 4s1। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और जैसा कि आप जानते हैं ये एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। 4s में दो ना होकर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है ये क्रोमियम का। और इसको आर्गन की टर्म्स में लिखें तो आर्गन 3d5 4s1 मिलता है। इसका मतलब स्टेटमेंट A is a correct statement. The magnetic quantum number may have a negative value. आप ये जानते ही हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है -L से लेकर +L तक थ्रू 0, तो इसका मतलब उसकी नेगेटिव वैल्यू हो ही सकती है।
स्टेटमेंट बी भी हुई करेक्ट स्टेटमेंट। In the ground state of an atom, the orbitals are filled in order of their increasing energies. ये तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल पर ऑर्बिटल्स फिल किए जाते हैं। तो स्टेटमेंट सी भी हुई करेक्ट स्टेटमेंट। द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाय n-2। अभी आपने एक क्वेश्चन में किया था कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स होती हैं n-1। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट डी एक गलत स्टेटमेंट है। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर बताना है। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि स्टेटमेंट ए, बी और सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से ऐसा ही है कि कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बतानी है कि कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी। स्टेटमेंट ए, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n is a positive integer with values of n equal to 1 to 3 and so on। क्योंकि n डिनोट करता है शेल का नंबर और ये हो सकता है 1 से लेकर 2, 3, 4 and so on। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हुई करेक्ट स्टेटमेंट। द azimuthal quantum number L for a given principal quantum number can have values 0, 1, 2 up to n। अब ये बात आप जानते हैं कि L की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक हो सकती है, n तक नहीं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml for a particular L, that is azimuthal quantum number, has 2l plus 1 values। क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज हो सकती हैं -l to +l थ्रू 0, इसलिए ये टोटल वैल्यूज हो जाती हैं 2l plus 1। मीन्स स्टेटमेंट सी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। +-1/2 are the two possible orientations of electronic spin। ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ये आप जानते ही हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन्स +½ एंड -½ तो ये स्टेटमेंट होती है एक करेक्ट स्टेटमेंट। फॉर L equal to 5 देयर विल बी अ टोटल ऑफ 9 ऑर्बिटल्स। अब आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए फॉर्मूला पता है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं किसी सबशेल में 2l plus 1। यहाँ पर L की वैल्यू है 5, वैल्यू पुट करें तो 2l plus 1 का नंबर आएगा 11। इसका मतलब L equal to 5 वाले सबशेल में 11 ऑर्बिटल्स होंगे, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। हम ये देख पा रहे हैं कि स्टेटमेंट ए, सी और डी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। The number of radial and angular nodes in 4d orbital are respectively। आपको 4d ऑर्बिटल की एंगुलर और रेडियल नोड्स बतानी है। रेडियल नोड्स के लिए फॉर्मूला होता है n-l-1 और एंगुलर नोड्स होती हैं l के बराबर। अब अगर हम 4d की बात करें तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू है 4 और एजिमुथल क्वांटम नंबर यानी l की वैल्यू है 2। तो इसका मतलब रेडियल नोड्स हो जाएंगी 4 - 2 - 1 = 1 और एंगुलर नोड्स हो जाएंगी 2। अगर हम सभी ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर आपको 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स दिए हुए हैं और उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स के सेट्स दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स और एक सबशेल के ऑर्बिटल्स सिमिलर एनर्जी के होते हैं और सबशेल आप बता सकते हैं n और l वैल्यू से। तो सबशेल अगर सेम है तो उसके लिए n वैल्यू और l वैल्यू सिमिलर होनी चाहिए। अगर n और l सेम है तो ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होंगे। तो सिर्फ
ऑप्शन बी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें n और l सिमिलर हैं। ऑप्शन ए में एजिमुथल क्वांटम नंबर सिमिलर नहीं है और ऑप्शन सी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिमिलर नहीं है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इज बी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ध्यान रखें कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एक एक करके सभी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इज प्रपोज्ड एज बोहर्स ऑर्बिट। अब ये तो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का सबसे पहला पोस्टुलेट है और ऑर्बिट्स की डेफिनेशन भी है, तो ये हो गई एक करेक्ट स्टेटमेंट। एन ऑर्बिटल is the one electron wave function in an atom। वेव मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल की डेफिनेशन है ये, तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट हुई। द एग्जिस्टेंस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट्स इज सपोर्टेड बाय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये भी हुई एक करेक्ट स्टेटमेंट। एटॉमिक ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्वांटम नंबर n एंड l ओनली। n और l से आपको सिर्फ सबशेल के बारे में पता चलता है। अगर आप ऑर्बिटल के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी पता होना चाहिए। तो एक ऑर्बिटल के लिए n, l और m यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीनों ही चाहिए होते हैं। तो जो डी स्टेटमेंट है वो हो गई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपसे इस क्वेश्चन में क्योंकि सिर्फ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, इसलिए क्वेश्चन का आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट अलाउड। ध्यान रखें, जो अलाउड नहीं है वही बताना है आपको। अगर हम ये सभी ऑप्शंस देखें तो एक सी ऑप्शन हमें ऐसा दिखाई देता है जिसमें अगर n की वैल्यू 3 है तो l यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 3 दी गई है, जबकि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो तो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो सकती है सिर्फ 0, 1 या 2। तो इसका मतलब यह हुआ कि सी ऑप्शन में जो सेट दिया गया है क्वांटम नंबर्स का वो एक पॉसिबल सेट नहीं है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।